चलो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने याद कर लिए हैं, आप बता भी देंगे। पहले रिपीट कर लो जो भी कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? कर्म कारक की हो। तीसरा कौन सा आएगा? कारण की कार्य विभक्ति। अगला कारण विभक्ति के लिए। अपादान से। का के ना नी ने रा री रे। अगला ये छूट गया, अधिकरण में पर। और अगला संबोधन हे, अरे, वाह, बहुत सारे होंगे। कारण में एक और आएगा क्या? के द्वारा या फिर के साथ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि नॉर्मल अगर क्वेश्चन बनता है ऐसे ही तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छे दिन की बात हो जाएगी अगर डायरेक्ट पूछ ले तो। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया है। तुम यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, मान लो तो बहुत बड़ा है, वैसे कोई इतना बड़ा नहीं है, आराम से मेहनत करो तो हो जाएगा। ये सबको याद होना चाहिए ऐसे ही, जैसे कर्ता नहीं बचपन में आपने याद किया होगा 7वीं 8वीं क्लास में, रट रट के एकदम से ये याद कर लोगे तो पहले जब इतना ही याद नहीं होगा तो आगे का कैसे हो जाएगा? फिर पहले इतना तो याद करो, इतना सबको याद होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन देख के उसमें लगा ही दोगे। अगर बाई चांस विभक्ति अगर लोप है कहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर कितने कारक है हिंदी में और संस्कृत में? 6। कल कौन सा कारक पढ़ लिया था आपने? कर्ता पढ़ लिया था। आज कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। इसकी विभक्ति क्या होती है? को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी में कर्म क्या होता है। कल भी बताया था कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हिंदी व्याकरण में कुछ नहीं पता है। जिस भी बच्चे को ये नहीं पता कि कर्ता कौन सा होता है, क्रिया कौन सी होती है, कर्म कौन सा होता है, फिर कुछ नहीं कर पाओगे हिंदी में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कर्म क्या होता है। डेफिनेशन क्या है? कार्य के होने का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। राम कुत्ते को मार रहा है, इसमें कर्ता क्या है? क्योंकि मार कौन रहा है? जो कार्य करता वो हमेशा क्या होगा? कर्ता। कार्य का प्रभाव किस पे पड़ता है? कुत्ते का दर्द किसको होगा? कुत्ते को। तो ये क्या हो जाएगा? कर्म। मार रहा क्या है इसमें? क्रिया है। क्या है इसमें? सहायक क्रिया। को क्या है इसमें? कारक विभक्ति। को क्या है इसमें? कारक विभक्ति। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बाकी में कौन सी चीज क्या होती है। ठीक, कर्ता, कर्म, उसके बाद कारक विभक्ति, क्रिया और सहायक क्रिया। तो जो है ये कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। वो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। कल बताया था कई बार आपको कर्ता के बाद में अगर को की विभक्ति का दी गई है तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। अगर को विभक्ति किसके बाद दी गई है? कर्ता के बाद, तो कर्ता कारक। को विभक्ति कर्म के बाद दी गई है तो कर्म कारक। लेकिन ज्यादातर केसों में को जब भी आएगा तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। आगे संप्रदान में भी को आएगा, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? संप्रदान जब पढ़ेंगे तो उसे देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो केवल कि को कारक विभक्ति किसकी है? कर्म कारक की है। जिसपे प्रभाव पड़ता है कार्य होने का वो बाकी में हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। तो यहाँ प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कुत्ते पर। कुत्ता बाकी में क्या है? कर्म है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छे दिन हैं, भाग्य अच्छे हैं, आप देख के ही बता दोगे।
अगर उसने ये क्वेश्चन ऐसे पूछा, आपको कितनी कारक विभक्ति दिखाई दे रही वाक्य में? एक ही दे रही ना, को के अलावा कोई कारक विभक्ति है नहीं है, केवल एक कारक विभक्ति है। क्या इस वाक्य में कोई और कारक हो सकता है? बताओ, क्या इस वाक्य में दूसरा कोई और कारक हो सकता है? हो सकता है। कौन सा कारक? कर्ता कारक हो सकता है। अगर उसने पूछा कि बताइए रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा कारक होगा? क्या इसमें कहीं विभक्ति की गई है? लेकिन कार्य कौन कर रहा है? कर्ता। इसलिए कौन सा कारक होगा? कर्ता। दोबारा से समझो, जरूरी नहीं है कि वाक्य में कारक दिया हो, ये कभी बता दिया था कि जरूरी नहीं कारक विभक्ति दी हो। कई बार कारक विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। और कारक विभक्ति का अगर लोप है तो क्या करेगा? अंडरलाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है राम ने, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अगर ने नहीं आएगा तब भी ठीक है। राम कुत्ते को मार रहा है, अगर तो राम ने कुत्ते को मारा तो हाँ, तो देख के बता देते आप। लेकिन अगर लिखा है राम कुत्ते को मार रहा है, ठीक, अब इसमें बताओ कारक विभक्ति दी है? नहीं दी है ना, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। तो अगर यहाँ पर अंडरलाइन करके पूछ रहा है कि बताइए राम या रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो कर्ता, ठीक। और अगर पूछता, अगर ये वाक्य ऐसा होता राम ने कुत्ता मारा, ऐसा बोल देते, वैसे अशुद्ध है वाक्य, एक प्रकार से को जरूर आएगा इसमें। बाई चांस अगर कहीं ऐसा हो कि राम ने कुत्ता मारा और उसने पूछ लिया बताइए रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो कौन सा होगा? कर्म कारक। नहीं समझ में आ रहा है, सीधे याद रखो, जिसके नीचे अंडरलाइन है वही कारक होगा। कर्ता के नीचे अंडरलाइन है, कर्ता कारक होगा। कर्म के नीचे अंडरलाइन है, कर्म कारक होगा। ये दो कारक तो बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? इसमें कर्म कारक। यहाँ इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। कारक विभक्ति दी है अगर करता है कर्म के बाद तो बहुत आसान है फिर पहचानना, फिर तो कर्म कारक होगा। सीधे समझ लो, कर्म के बाद अगर कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, ठीक। ये तो साधारण सी बात हो गई। अब देखो इसके क्या है, कुछ अपवाद है। कहीं कहीं कर्म कारक में कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अब आपने कभी फोन किया, आपके दोस्त ने, दोस्तों का काम क्या? फोन करना और फालतू की बातें बताना। यार तुझे पता है क्या, कॉलेज में झगड़ा हो गया, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बोले किसमें हो गया? बोले दो लड़कियों में। अरे दो लड़कियों में झगड़ा हो गया कॉलेज में, तुम क्या करोगे उसमें? कोई मतलब की बात है? लेकिन उन्हें तो बताना है ना, कुछ काम है नहीं, बेले हैं बिल्कुल एकदम से। तो कुछ ने तो फोन लगा के, अब तुम्हें फोन लगा दिया, तो उनसे पूछा क्या कर रहा है? तुमने कहा रोटी खा रहा हूं, यही तो कहोगे। अगर खाना खा रहे तो यही कहोगे रोटी खा रहा हूं या खाना खा रहा हूं। उसने कहा अच्छा रोटी खा रहा है, कौन सा कारक है? तुम कहोगे चुपचाप फोन काट, क्या ही बातें यही कहोगे ना। कभी भी ऐसी बातें की तुमने फोन पे? कभी नहीं की होंगी, नहीं करते हैं ना। पढ़ाई का ही बातें थोड़ी होती फोन पे, दुनिया भर की बातें होंगी पढ़ाई लिखाई के अलावा। लेकिन तुम्हारा दोस्त थोड़ा सा चाहता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुमने अचानक, तुझे पता है क्या, नोटिफिकेशन आ गया, अच्छा क्या कर रहा है? रोटी खा रहा हूं। अब तुरंत मुझे पता कौन सा कारक है? ठीक, रोटी खा रहा हूं। अब आप ये नहीं लिख सकते रोटी को खा रहा हूं, रोटी ही खा रहे हो तो है नहीं, जब रोटी आपने बोल दिया। अब इसमें देखो रोटी खा रहा हूं, इसमें कहीं करता दिया है? इसमें करता है क्या? नहीं है ना। पहली बात इसमें करता नहीं, तो ये तो बहुत आसान हो गया। आपसे पूछेगा बताइए वाक्य में कौन सा कारक, वाक्य में ही पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा कारक होगा इसमें? कर्म कारक। इसमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाक्य ऐसे लिखा होता मैं रोटी खा रहा हूं, अब नहीं बता सकते जब तक वो अंडरलाइन ना करे तब तक। बता सकते हो? नहीं। हो सकता है वो यहाँ पूछे बताइए मेरे कौन सा कारक है, कौन सा होगा? कर्ता कारक। और अगर वो अंडरलाइन करके पूछ रहा है बताइए कौन सा कारक है, कौन सा होगा? कर्म कारक। अब बताओ कोई दिक्कत है पहचानने में अगर विभक्ति ना दी हो तो? आज तक हाथ पैर मारते रहोगे, अगर विभक्ति नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे?
अगर दोनों में से कोई एक रेखांकित न दिया हो, पूछे बाकी में कौन सा कारक है, ऐसे कैसे पूछ सकता है? रेखांकित नहीं करेगा तो पूछेगा कैसे, क्योंकि विभक्ति तो दी नहीं गई है, या तो विभक्ति दी हो तब तो कोई बात ही नहीं है। राम रोटी को खा रहा है, मान लो गलत है, लेकिन कई गलतियों से भी सीखना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है? जिस गलती से तुमने कुछ सीखा नहीं और जिस गलती को तुमने दोहरा दिया। तो गलती हो जाए बहुत बड़ी बात नहीं, मानवीय भूल होती है, सबसे हो जाती है गलती। लेकिन अगर गलती होने के बावजूद तुम कुछ नहीं सीख पाए उस गलती से, तो जीवन की बहुत बड़ी गलती है। और हमेशा कोशिश करो कि गलती रिपीट ना हो। एक बार गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती सीखने के लिए। अगर एक बार सिलेक्शन से बाहर हुए हो, अगली बार मौका नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि गलतियां होती चली जाने, बोले कोई बात नहीं, मानव ही तो है, गलती हो रही। एक बार एक गलती, एक टाइप की गलती जीवन में एक बार, कोशिश करो कि एक टाइप की गलती एक बार हो और उस गलती से इतनी बड़ी सीख लो कि दोबारा जीवन में उस तरह की गलती ना हो। ठीक, तो इसलिए बता रहे थे कि सेंटेंस वैसे तो को नहीं आना चाहिए, लेकिन समझने के लिए लिख लिया है। राम रोटी को खा रहा, क्या लिख दिया? राम रोटी को खा रहा है, वो नहीं हो। राम रोटी को खा रहा है, अगर मान लो ऐसा लिखा है। इनका क्वेश्चन ये था कि सर अगर अंडरलाइन ना करे, अब इसमें पूछ सकता है बगैर अंडरलाइन किए, क्योंकि कारक दिखाई दे रहा है इसमें। समझ में आ गया? अंडरलाइन करके तब पूछेगा। देखो एक तो इसमें भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर अंडरलाइन करके पूछेगा तो उसमें कारक ना दिया हो तो, और ऐसे पूछेगा तो बता ही दोगे आप। अगर उसने कहीं भी अंडरलाइन नहीं किया है, ये तो क्वेश्चन था, अब आपको उसके आधार पर लगाना है जो कारक आपको दिखाई दे रहा हो उसमें। ठीक है, वो पूछेगा बताइए वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसमें कितने कारक दिखाई दे रहे हैं? एक ही तो दिखाई दे रहा है, कारक विभक्ति। अब क्वेश्चन पूछेगा तो ये कहेगा बताइए वाक्य में किस कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया। कितनी विभक्तियां हैं? एक। तो अंडरलाइन करने की जरूरत है नहीं। और अगर उसने गलती से अंडरलाइन कर दिया तो अब आंसर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? समझ में आ गया? तो अंडरलाइन करके तब नहीं देगा, पहली बात तो देता ही देता है एग्जाम में, और अंडरलाइन करके तब नहीं देगा जब कम से कम एक कारक विभक्ति वाक्य में दी हो। और कारक विभक्ति जब वाक्य में दी हो एक, तो आप उसी के अनुसार क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे। कौन दिक्कत? ठीक, तो ये किसी भी केस में हो सकता है, चाहे वो कर्ता कारक या कर्म कारक, जब वो कारक व्यक्ति ना दे तो आप किसके अनुसार लगाएंगे? जैसा कि वो अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहा होगा उसके अनुसार। ठीक, इसी तरह हो गया मैं बाजार जाता हूं। अब मैं बाजार को जाता हूं, हो सकता है मैं बाजार जाता हूं। एक इसमें और बात है कि दिशाओं, चारों ओर, पास या दूर के अर्थ में भी कारक कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे किसी दिशा की बात कर रहा है या ओर की बात कर रहा है या फिर पास दूर की बात कर रहा है, तो इसमें भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है, इसमें आपका लॉजिक फिट नहीं होगा। मेरे चारों ओर बहुत से नकारात्मक व्यक्ति हैं। सबके चारों ओर होते हैं। मेरे चारों ओर बहुत से नकारात्मक व्यक्ति हैं। उसने पूछ लिया बताइए रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो कौन सा होगा? कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, कर्ता कारक नहीं। हाँ, कर्म कारक होगा। और के संदर्भ में हमेशा क्या होगा? कर्म कारक होगा, ये तो बता रहे हैं। अगर उसने दे दिया हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, अब उत्तर दिशा के वैसे किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? हमेशा संबंध में। के वैसे किस में आता है? लेकिन के साथ में अगर दिशा दी गई हो तो किस में आएगा? कर्म कारक। तो ये दो अपवाद वाले हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत कम केस में ये क्वेश्चन आएंगे। एक तो दिशा दी है, और दिया या पास या दूर दिया है। मेरे पास मत बैठो, ठीक, तो भी कौन सा होगा इसमें?
कर्म कारक होगा। ये आपको इसके अपवाद में याद रखना है। अगला कारक कौन सा हो जाएगा? ठीक, इसकी पहचान क्या है? किसे लगा दो या क्या लगाने पे जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा? बाकी का कर्म होगा। ये तो बहुत आसान बात है। देखो कल जैसे बताया था, कर्ता कैसे पता करेंगे? किसमें लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कर्ता। देखो कर्म नहीं, कर्ता। किसमें लगाने पे हमेशा क्या प्राप्त होगा? अरे ऐसे समझ लो, किसने, ये किसकी कारक नियुक्ति है? तो किसमें लगाओगे? किसको, वो किसकी कारक नियुक्ति है? सोई जी, किसमें लगाओगे? मेरी कारक व्यक्ति किसकी है? कर्ता की। तो किसमें लगाने में जो प्राप्त होगा वो कर्ता है। किसको लगाओ? किसकी कारक व्यक्ति है? कर्म की। तो कर्म। राम ने मोहन को मारा, किसको? देखो जैसे सेंटेंस लिखा है, राम ने मोहन को मारा। ठीक, अंडरलाइन करने के पीछे पड़े हुए। क्यों अंडरलाइन कर दो? अगर उसने पूछा किसने, आंसर क्या निकल के आएगा? राम ने। क्या निकला? ये करता है कर्म, करता। किसको? मोहन को। ये कर्म है, करता है। तो किसके लगाने पे? क्रिया से पहले किसके लगाओ प्राप्त होगा क्या होगा? कर्म। क्रिया से पहले किसने लगाओ जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? कर्ता। बस आसान। अगला कारक कौन सा है? कारण कारक है। नोट्स में कारण कारक लिखा हुआ है, उसे सही कर लो। ये मानवीय भूल है। लेखक लेखक के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेखक ने बेचारे ने इतने अच्छे नोट्स लिखे हैं आपके लिए, उसका कुछ नहीं। इतनी पुराने नोट्स की कि हम 200 कॉपी भी बनवा लें तब भी खत्म हो जाती 2 दिन में। कि बाद में लेने थे। हाँ क्या? हाँ तुम टाइप करो पूरा तो, लेकिन टाइप करके बच्चे पसंद कम करते हैं, हैंड रिटन ज्यादा। देखो जैसे ये कह रहे थे, तो अब जो यूपीजी के दिए जा रहे हैं आपको 25 रुपए के नोट्स कंप्लीट, यूपीजी के मात्र 25 रुपए में। हाँ पूरी यूपीजी क्लास वाले कोई भी ले सकता है, और वो आपको दुकान पे मिलेंगे। नहीं टॉपिक वाइज। हाँ दुकान पे मिलेंगे। बोलने क्लास वाले बच्चे को तो ये मिल जाएंगे। वो वीडियो वीडियो देखते हैं तो वो हमसे कह रहे थे हमें नोट्स ला के दे देना। ठीक, तो जो बच्चे क्लास में उनको तो मिल ही जाएंगे क्लास में, वरना उन बच्चों के लिए जो नहीं है उन्हें दुकान पे मिलेंगे। वो सब बता देंगे जिस भी दुकान पे रखवाएंगे। उसमें विविध है अलग से, तो तुम्हें क्लास में करवाए, उसके अलावा विविध बनलाइन क्वेश्चन भी है। दिसंबर में मिल जाएगा। तो वो हैंड रिटन ही मिलेगा, टाइप करके नहीं देंगे। हाँ दिसंबर में ही मिल जाएगा, मतलब दिसंबर 8-10 दिन में मिल जाएगा। ठीक, तो उसमें एडवांस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। 25 रुपए के आप दुकान पे जाके खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब टाइप इसलिए नहीं करा रहे हैं, जैसे ये बच्चे कहते हैं कि उतना मजा नहीं आता, किताब की तरह लगने लगता है फिर वो। ठीक है, लेकिन जो नोट्स मिलेंगे वो ऐसे होंगे कि आप ही पढ़ सकते हो केवल, मतलब आने वाली पीढ़ी बाइंडिंग नहीं करवाएंगे। बाइंडिंग के 30 रुपए चले जाते फालतू में। ठीक है, तो आप पढ़ लो, सिलेक्शन ले जाओ। बच्चों का क्या पता, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेंगे। एकदम निठल्ले टाइप होंगे तो कितनी किताबें लेके दे देना, नहीं पढ़ेंगे ना। छल्ले बनाएंगे। अच्छा, गलती केवल बच्चे की नहीं होती है, सबसे ज्यादा गलती होती है वो कैसे वातावरण में रह रहा है। कई दोस्त ऐसे होते हैं कि हमेशा तारीफ, तो कहावत है ना कि जो तुम्हारी झूठी बातों पे बहा करेंगे वही आगे चल के तुम्हें तबाह करेंगे। दोस्त है तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी गलती को गलती बता सके। कुछ दोस्त क्या होते हैं कि तुम सिगरेट पी रहे हो तो तुम्हारा वाह क्या छल्ले बना रहा है,
तुम्हें खांसी आ गई कि तेज से, तुम्हें शर्म लग रही है समाज में, बोले अरे इतनी तेज खांस दिया, अरे वाह कितना अच्छा खांस रहा है। तो मतलब तुम गलत से गलत कोई काम कर रहे हो, तब भी अगर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहना। फिर ऐसे दोस्त अगर किसी के साथ हैं तो दुश्मनों की आवश्यकता, वो दोनों काम करेंगे, आप दोस्ती का भी काम करेंगे और दुश्मनों का भी काम। ठीक, तो ध्यान रखना, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना है जो झूठी बातों में कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, दोस्त हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कह सके तुमसे कि भाई ये गलत है, देख मैं तेरा साथ तो दूंगा क्योंकि दोस्त हूं, लेकिन काम गलत है। तो कहीं ना कहीं तुम उस बात को सोचने में मजबूर हो गए। अब किसी ने कह दी क्या बात है गलत है, तो क्या हम है ना, वो कहीं दिखाई नहीं देगी। तो करण काल की विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा या फिर के साथ। इसका अर्थ क्या होता है करण का? इसका अर्थ होता है साधन। कौन सा साधन? कार्य को करने का जो साधन होता है वही क्या होता है? करण कारक होता है। मैं बाइक से घर गया, घर जाने का साधन क्या है? ठीक, साधन के बाद में हमेशा क्या आएगा? कारक आएगा। मैं बाइक से घर गया, से क्या आ गया? कारण कारक है। अगर इस तरह से दिया है तो पहले वाली बात दोबारा से रिपीट, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। अगर उसने ऐसे दे दिया है वाक्य तो इसका मतलब बहुत अच्छी, और मोस्टली ऐसा ही होगा और चाहते ऐसा ही हो। ठीक, पहली बात तो उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बहुत कठिन क्वेश्चन हिंदी में नहीं आते, हिंदी में जो कठिन आपको लगेगा वो होगा साहित्य, सीधी सी बात है। साहित्य से जो भी क्वेश्चन होगा वो कठिन होगा, वहां आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। जो भी रचनाएं आपको लिखवाई गई हैं ज्यादातर कोशिश करो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ वाली रचनाएं याद ही होनी चाहिए। ठीक, इससे पहले कहीं कुछ कठिन नहीं है। हिंदी भाषा का विकास इतने आसान तरीके से पढ़ाया गया है कि आप दो बार भी दोबारा से रिपीट कर लो तो उसमें कुछ रटने वाली चीजें नहीं है। हिंदी भाषा के विकास से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। कौन सा वाला? जिसमें पूछता है हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ। उस समय भी बताया था, संस्कृत से जो विकास हुआ हिंदी भाषा का वो आएगा ही आएगा। वहां जाके लिख दो 1000 रुपए, 100 की तो बात छोड़ दो। अगर 4 शिफ्ट में पेपर होगा तो किसी न किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एग्जामिनर को अच्छा लग रहा होगा पता नहीं क्या है, पूछा ही जाता है, वो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आपको थोड़ी सी साहित्य में होगी। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है तो बहुत आसान है, देखते ही मार दोगे। कौन सा कारण कारक होगा इसमें? करण कारक होगा। दिक्कत कहां होगी? अब देखो, आप से को रिप्लेस कर सकते के द्वारा से, इसे ऐसे लिख सकते हो, मैं बाइक के द्वारा। ठीक है या गलत है? ठीक है, घर गया। लेकिन आप के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते इसे। अगर वाक्य दिया होता मैं पापा के साथ मेला गया, इसका मतलब क्या है? वाक्य कह रहा है अभी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेले चले जाओ, यही तो कह रहा है। आपको साधन चाहिए और वो साधन क्या है? पापा ना। और कहीं ऐसा नहीं होता कि पापा मेरे साथ स्कूल गए थे, तो उसमें साधन कौन है? तुम, क्योंकि वो पापा स्कूल किसकी वजह से जा रहे हैं? पापा पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं? तुम्हारी वजह से। तो ये वाला जो वाक्य बता रहा है, इस वाक्य में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि बच्चा छोटा है, बच्चे की अभी इतनी औकात नहीं है वो अकेला मेला चले जाए, खो जाएगा। तो इसमें साधन क्या है? मतलब वो पापा के साथ जा रहा है। हमेशा साधन क्या है? इसमें साधन जरूर दिया होगा। तो हो सकता है ना तो के द्वारा दिया हो ना से दिया हो, वो के साथ लगा दे आपको। के साथ को अपवाद क्यों मानिए? अपवाद थोड़ी है, इसमें लिखा हुआ है। अपवाद इसलिए है क्योंकि ये जो कारक विभक्ति है कारक विभक्ति में आती है, ये वाली कारक विभक्ति में नहीं आता है के साथ। ठीक, इसलिए अपवाद मानते हैं। ये अलग से आपको याद रखना है, ये ज्यादातर दिया नहीं होता है बुक्स में, इसलिए अपवाद कह सकते हो। अपवाद क्या है? जिसका तोड़ नहीं पता है वो अपवाद है, जिसका नियम पता है, जिसका तोड़ पता है वो नियम के अनुसार है। संधि आपने पढ़ी। अब एक था घुड़दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, नियम पता है इसका? नहीं पता है। जिसका नियम नहीं है वो अपवाद है, जिसका नियम आ गया वो नियम में आ गया। ऐसे केमिस्ट्री में आपने अपवाद पढ़े होंगे, बहुत अपवाद है। सबसे ज्यादा अगर अपवाद कहीं है तो केमिस्ट्री में, और जीवन की केमिस्ट्री में बहुत अपवाद होते हैं व्यक्ति की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया के साथ दिया होगा। मोनू पिताजी के साथ मेला गया, देखो लिखा हुआ है। राधा मेरे साथ फिल्म देखने गई, कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है। क्या है?
राधा मेरे साथ फिल्म देखने गई। किसका पैसा खर्च हो रहा है? किसका पैसा खर्च होगा? राधा का है तुम्हारा। तो साधन कौन हुआ? समझ रहे हो? अगर आधे आधे की बात होती तो नहीं होता, तो ये होता मैं और राधा फिल्म देखने गए। अगर ये लिखा होता आधे आधे की बात है तो क्या लिखा होता? मैं और राधा फिल्म देखने गए। लेकिन यहाँ लिखा क्या है? राधा मेरे साथ फिल्म देखने गई। इसका मतलब है जो बिल कटेगा वो किस पे कटेगा? साधन है। कौन है? तुम क्या हो? साधन। समझ में आ गया? इसके बाद है कि समानता प्रदर्शित करने के लिए भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। समानता के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? अब किसी ने तुम्हें देखा, बोले एकदम से रणबीर कपूर लगते हो, उसने तुम्हें बोल दिया तुम शाहरुख खान लगते हो। तो तुम्हारी जो तुलना है वो किससे हो रही है? क्या प्रदर्शित हो रहा है इसमें? समानता। वो अलग बात है कि तुम दिख नहीं रहे हो, लेकिन किसी ने तुमसे बोल दिया तुम शाहरुख खान की तरह दिखते हो। जैसे उद्धव जी जब गए थे कहां गए थे? उद्धव जी कहां गए थे? श्री कृष्ण जी ने कहां भेजा था उन्हें? कहां? द्वारका भेजा था। द्वारका में तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान रहते थे। उद्धव श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। तो इसमें उद्धव की तुलना किसके साथ की गई है? श्री कृष्ण के साथ। तब भी कौन सा होगा? कारण कारक होगा। अब ऐसा क्यों है? देखो अपवाद है, लेकिन इसमें भी अपवाद नहीं। अगर तुम सोचो तुम्हारी तुलना करने के लिए कोई साधन तो चाहिए होगा, और वो साधन कौन है? शाहरुख खान। वो साधन कौन है? तुम बिल्कुल चांद जैसी दिखती हो। अब चांद ही नहीं होता तो तुलना किससे करते? फिर कुछ और ढूंढते। लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए होता, कुछ साधन तो चाहिए होता तुलना के लिए। तो किताबों में कहा गया अपवाद है, कुछ अपवाद नहीं है। बस तोड़ नहीं है तो अपवाद है। तुम्हारे लिए एक साधन चाहिए है जिससे तुम्हारी तुलना हो सके, और वो साधन क्या है? शाहरुख खान। तो कौन सा हो जाएगा? कारण कारक। उद्धव की तुलना किससे की जा रही है? श्री कृष्ण जी से। तो उद्धव श्री कृष्ण है नहीं, श्री कृष्ण के जैसे दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या? साधन इसमें क्या है? श्री कृष्ण साधन है। ठीक, तो साधन ये भी एक प्रकार का क्या है? साधन है। तो ये भी अपवाद खत्म हो गया, ये भी आप याद रखेंगे। फिर है कि आपत्ति सूचक के लिए, उत्पत्ति सूचक के लिए कारण कारक का प्रयोग होता है। अब देखो से, पहली बात तो से आ ही गया है उत्पत्ति सूचक में। ईर्ष्या से दुख उत्पन्न होता है। इसमें भी कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसमें से आ गया है। और से नहीं भी आता होता तो जहां भी उत्पत्ति होती है किसी चीज की, उत्पत्ति के संदर्भ में किसका प्रयोग किया जाता है? कारण कारक है। यहां तो से दिख रहा है वैसे भी कि ईर्ष्या से दुख उत्पन्न होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कारण कारक।
सर अंडरलाइन है तो अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि इसमें विभक्ति दिखाई दे रही है, ये तो हम बता रहे थे ऐसे। इसमें कहीं भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अंडरलाइन करके देगा फिर, ये तो पहले ही बता दिया ना। अब इसका प्रयोग पता कैसे करेंगे? अब देखो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे पीछे बताया था, पहचान हो तो आसान पहचान है। इसकी कारण व्यक्ति क्या है? से। आप लगा दो किस से, जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा? कर्म कारक। मैं कार से घर गया, लगाओ किससे, क्या आंसर आएगा? कार से। और जिसमें किससे लगाने से आंसर प्राप्त हो जाएगा वही क्या होगा? कर्म कारक होगा। अब इसमें क्या याद रखना है? से आ गया लास्ट में, तो क्या याद रखोगे इसे? जहां में किस में कर्म, किसको कर्ता, किस से कर्म, तो जो कारक व्यक्ति लास्ट में आ रही होगी उसी से पता चल जाएगा। अगला कौन सा कारक है आपका? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कारण वृत्ति क्या है इसकी? तो और के लिए। अब देखो पीछे को आया था कहीं, किसमें आया था? कर्ता ने कर्म को, कर्म में आया था को, इसमें भी क्या आ रहा है? पहचानेंगे कैसे? संप्रदान में हमेशा किसकी बात होगी? देने की बात होगी। कुछ भी चीज जब दी जाएगी तो कौन सा होगा? संप्रदान। दीनी ऐसी जाएगी जहां वापस होने की कोई संभावना ना हो, तो हमेशा संप्रदान होगा। अब फिर से अगर अच्छे दिन है तो क्या पूछेगा? राजा ने भिखारी को दान दिया। अब राजा है भी, दान वापस थोड़ी करेगा, ठीक है। अगर यहाँ क्या है आपको व्यक्ति बता दोगे, अब आप कहोगे सर ये भिखारी इसमें कर्म है और कर्म के बाद में को आया है, सही है ये बात तो। लेकिन इस को आप रिप्लेस करो किससे? के लिए से, तो क्या हो जाएगा? राजा ने भिखारी के लिए, सही है गलत है? तो मतलब चाहे तो आप को का प्रयोग कर लो या के लिए, ये तो नॉर्मल बात होगी। लेकिन आप ये वाला वाक्य हो तो आप कैसे पता करोगे कर्ता कारक है या संप्रदान कारक, कर्म कारक है संप्रदान कारक? ठीक, यहाँ जो देने की बात हो रही है वो दोबारा से वापस होने की संभावना ही नहीं होगी। अगर ये लिखा होता यहाँ, मैंने धोबी को कपड़े दिए, अब बताओ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, क्योंकि कपड़े वापस आएंगे, ले जाएगा, वापस आएंगे, कपड़े वापस आएंगे ना, हमेशा के लिए थोड़ी ले जा रहा है। दूसरा इसमें कर्म होगा, ये क्या करेगा? धुल के वापस करेगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? कुछ मतलब नहीं है। आप ये सोच लो कि क्या चीज वापस आ रही है, और अगर वापस आ रही है तो कर्म कारक होगा, वापस नहीं आ रही है तो करता, सॉरी संप्रदान कारक होगा। ठीक, अब कभी कभी इसमें किसका प्रयोग कर देता है? चाहिए शब्द का। ठीक, किस शब्द का प्रयोग कर देगा? चाहिए शब्द का। देखो एक तो बहुत आसान हो जाए, जैसे 3 वाक्य देखो, आप शॉर्ट में काम मत चलाओ, डिटेल में पढ़ो। राम को पुस्तक चाहिए, ये लिखा हुआ है राम को पुस्तक चाहिए। दूसरा वाक्य है उसको उसको जाना चाहिए ना,
लो, उसको जाना चाहिए। अब एक लिखा है मुझे, मुझे ये सुबह सुबह सोकर उठा है, क्या कह रहा है, मुझे चाय चाहिए। देखो पहला वाला जो वाक्य है इसमें आपको को दिखाई दे रहा है, तो इससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे। या तो इसमें कर्ता कारक होगा, या कर्म कारक होगा, या संप्रदान कारक होगा। ठीक है, राम को, इसमें कर्ता तो है ही नहीं। ठीक, राम को, राम इसमें क्या है, राम इसमें करता है, राम को चाहिए, ठीक, पुस्तक चाहिए। अब इसमें ये देखो, को की जगह आप के लिए लगा सकते हो, लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, राम के लिए पुस्तक चाहिए। दूसरा, इसमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा है कि पुस्तक वापस आएगी, मेरी पुस्तक है या किसकी पुस्तक है, पुस्तक चाहिए, तो इसमें कहीं पता चल रहा है चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखो, जहां भी चाहिए दिया हुआ तो संप्रदान होगा ही होगा। इसमें दो पहचाने, एक तो चाहिए दिया गया है, दूसरा को, इसमें अपवाद की स्थिति नहीं है। उसको जाना चाहिए, इसमें भी को आया है, ठीक, वो उसके साथ में है। इसमें भी चाहिए आया, तो चाहिए देख के आप लगाएंगे कौन सा, संप्रदान कारक। लेकिन मुझे चाय चाहिए, इसमें कोई भी कारक नहीं है, चाहिए कारक थोड़ी है, इसमें किसी भी कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप केवल किस आधार पे लगाएंगे, इस आधार पे। मुझको तब तो कोई बात ही नहीं है, वो जानबूझ के नहीं लिखा है ना, मुझको तो करके देख सकते हो, जानबूझ के नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा हो कि मुझे चाय चाहिए, मुझको चाय चाहिए, तब तो ठीक ही। उस यहाँ भी तो हो सकता है उसे जाना चाहिए, तो इसलिए जानबूझ, हाँ, तो इसलिए जानबूझ के यहाँ उसको लिखा, यहाँ मुझको नहीं लिखा है। ठीक, तो मुझे चाय चाहिए, अब इसमें किसी भी कारक का प्रयोग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जहां भी चाहिए आएगा, इसका मतलब क्या है, संप्रदान कारक। क्योंकि अब आपको ये भी पता है कि चाय वो व्यक्ति एक बार पी लेगा। बहुत आसान है हिंदी, बस व्यवहारिक रूप से सीखोगे तो, किताबी रूप से सीखोगे तो मुश्किल है। अगला कारक कौन सा है, अपादान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक नहीं आता, संप्रदान कारक ये हमारे देखो, अच्छा ये भाव वाले बता रही हैं। देखो संप्रदान में दो और अपवाद है, वो समझ लो। एक तो जहां भी आदर की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही है, आदर। जैसे माता जी को सादर प्रणाम, ठीक, सादर प्रणाम। इसमें क्या होगा, भाव व्यक्त हो रहा है, सादर प्रणाम। आप जब भी किसी को नमस्कार, या जैसे मान लो पिताजी को नमस्कार, जैसे आप चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, ये नहीं है, नोट्स में लिख लेना अपवाद में, जो नए नोट्स नहीं उसमें शायद नहीं है ना, आप लिख लेना अपवाद में। जब भी आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, क्या वापस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये तो थोड़ी आप उससे उम्मीद करो कि वो भी मुझसे नमस्कार करे, ऐसा नहीं होता है। वहां से केवल भाव दुआएं होती हैं। इसी तरह ये कब प्रयोग होता था, जैसे कोई चिट्ठी वगैरह लिखी जाती तो उसमें ऐसे लिखा जाता था, माता जी को सादर प्रणाम, मैं कुशल क्षेम हूं, आप अपनी स्थिति बताएं या जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दें, इस तरह से। पिताजी को नमस्कार, कॉलेज की फीस खत्म हो गई है, अतः गांव से कोई आए तो उसमें पैसे भिजवा दे, ठीक। तो नमस्कार या प्रणाम के भाव में भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान। दूसरा है घृणा, अगर कहीं है तो घृणा के भाव में भी कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक। सॉरी, घृणा नहीं, क्रोध, घृणा नहीं, किसके भाव में, क्रोध के भाव में भी। जैसे मैं बहुत क्रोधित हूं, मान लो मैं बहुत क्रोधित हूं, तो भी कौन सा हो जाएगा इसमें, संप्रदान कारक। ये अपवाद में आएंगे दोनों, एक तो आदर वाला भाव और दूसरा क्रोध वाला भाव। क्रोध वाला तो शायद लिखा होगा, लिखा है ना, ये लिख लो दो उदाहरण।
ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा एक ही बात है। ठीक है, यहीं तक रखो।